हिटलर का नाम तो अधिकतर आप सभी लोगों ने सुना ही होगा और उसके कारनामों से भी सभी भली-भांति परिचित भी होंगे। पर आज हम यहाँ पर हिटलर की नहीं बल्कि उसकी पार्टी के एक डॉक्टर के बारे में बात करेंगे। अगर आप सोचते हैं कि हिटलर ही एकमात्र क्रूर शख्स था तो आप गलत हैं। हिटलर की नाज़ी पार्टी में ऐसे लोगों की भरमार थी जिन्होंने अपनी सनक के चलते मानवता को शर्मसार करने वाले सभी काम किए। उन्हीं में से एक शख्स था जोसेफ मेंगले, जो पेशे से तो डॉक्टर था पर उसने ऐसा कोई भी काम नहीं किया जिससे लोगों की जान बचाई जा सके। इसके ठीक उलट उसकी सनक के चलते कई लोगों और ख़ासकर दर्जनों यहूदी जुड़वा बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ी। वो उन बच्चों पर ऐसे रूह कपा देने वाले एक्सपेरिमेंट्स करता जिसके बाद वो बच्चे तड़प तड़प कर मर जाया करते थे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हिटलर की नाज़ी पार्टी के एक सनकी डॉक्टर के बारे में जिसका नाम था जोसेफ मेंगले। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आगे भी आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेशनल और एजुकेशनल वीडियोस लाते रहें। जोसेफ मेंगले का जन्म 16 मार्च 1911 को जर्मनी के गुन्सबर्ग में हुआ था। अप्रैल 1930 में हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद मेंगले मुनीक शहर में फ़िलासफ़ी की पढ़ाई करने चला गया, जहां नाज़ी पार्टी का हेडक्वार्टर भी स्थित था। 1931 में उसने डेस टेलम नाम की एक पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की, जो कि 1934 में नाज़ी पार्टी में शामिल हो गई। 1935 में मेंगले ने मुनीक विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। 1937 में उसने एक बायोलॉजी इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, जहां पे उसने डॉक्टर ओटमार फ्रायर वॉन वर्शुअर के लिए काम किया, जो एक जर्मन जेनेटिसिस्ट था और जुड़वा बच्चों पर शोध करने में विशेष रुचि रखता था। वॉन वर्शुअर के सहायक के रूप में मेंगले ने जेनेटिक्स फैक्टर पर ध्यान केंद्रित किया और इस विषय पर उसकी थीसिस की वजह से उसने 1938 में फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी से एमडी की डिग्री प्राप्त की। सन 1938 में मेंगले नाज़ी पार्टी में शामिल हो गया। उसने 1938 में गैबिस्कीगा, जो एक पैदल सेना की टुकड़ी थी, के साथ बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त किया और फिर जून में उसे नाज़ी आर्म फोर्स में सेवा के लिए बुलाया गया। सन 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होने के कुछ महीने बाद उसने नाज़ी आर्म फोर्स में चिकित्सा सेवा के लिए स्वेच्छा से काम किया, जहां मेंगले ने नवंबर 1940 तक मेडिकल रिजर्व बटालियन में सेकंड लेफ्टिनेंट के पद के साथ काम किया। जून 1941 में मेंगले को यूक्रेन में नियुक्त किया गया, जहां उसे आयरन क्रॉस द्वितीय श्रेणी से सम्मानित किया गया। जनवरी 1942 में वो एक बटालियन के चिकित्सा अधिकारी के रूप में विगिंग डिवीज़न में शामिल हो गया, जहां 2 जर्मन सैनिकों को एक जलती हुई टंकी से बचाने के बाद उसे आयरन क्रॉस फर्स्ट क्लास, ब्लैक में घाव बैज और जर्मन लोगों की देखभाल के लिए मेडल से नवाजा गया। 1942 के मध्य में उसे अनफिट घोषित कर दिया गया था, जहां वो युद्ध के दौरान कार्रवाई में गंभीर रूप से घायल हो गया था। इसके बाद उसकी पोस्टिंग बर्लिन के मेन ऑफिस में कर दी गई, जहां पर उसने वॉन वर्शुअर के साथ अपने काम को फिर से शुरू किया। और फिर सन 1942 में जर्मनी के ऑस्ट्रिच में नाज़ियों द्वारा कंसंट्रेशन कैंप बनवाया गया, जिसका उद्देश्य मूल रूप से गुलाम मजदूरों से काम लेना था। जर्मन कब्जे वाले यूरोप से रेल द्वारा कैदियों को वहां पहुंचाया जाता था, जहां आने वाले यहूदियों को अलग कर दिया जाता और जो लोग काम करने में सक्षम थे उन्हें शिविर में भर्ती करवा दिया जाता था, जबकि जो लोग अनफिट पाए जाते थे उन लोगों को तुरंत गैस चैम्बर में डालकर मरवा दिया जाता था। वो लगभग 3/4 जिन लोगों को मरने के लिए चुना गया था, उनमें लगभग सभी छोटे बच्चों वाली महिलाएं, गर्भवती महिलाएं, सभी बुजुर्ग और वो सभी लोग शामिल होते थे जो अनफिट पाए जाते थे। सन 1943 की शुरुआत में वॉन वर्शुअर द्वारा प्रोत्साहित होकर मेंगले ने कंसंट्रेशन कैंप में अपने ट्रांसफ़र के लिए आवेदन किया। उसके आवेदन को स्वीकार भी कर लिया गया और उसे ऑश्विट्ज़ कंसंट्रेशन कैंप में चीफ मेडिकल ऑफिसर के रूप में अपॉइंट कर दिया गया। मेंगले ने ऑश्विट्ज़ के कंसंट्रेशन कैंप को एक अवसर के रूप में लिया और अपने सभी मानव शोध जारी रखने के लिए उन कैदियों से बेहतर भला कौन था। उसके मन में उन कैदियों की पीड़ा के प्रति कोई विचार नहीं था। वो विशेष रूप से समान जुड़वा बच्चों में और हेट्रोक्रोमिया इरिडियम यानी 2 अलग अलग रंगों की आंखों वाले व्यक्ति तथा बौने और शारीरिक असामान्यता वाले लोगों में रुचि रखता था। मेंगले अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए जिन कैदियों को चुनता था उनको दूसरे कैदियों की तुलना में अच्छे से रखा जाता और उन्हें अच्छा खाना दिया जाता था ताकि वो स्वस्थ रहें और समय आने पर मेंगले उनका इस्तेमाल कर सके।
उसके मन में यहूदियों के प्रति एक घृणा का भाव था और वो सिर्फ उसके लिए शोध सामग्री से ज़्यादा और कुछ नहीं थे। मेंगले जुड़वा बच्चों पर जो प्रयोग करता था वो कुछ इस प्रकार थे, जैसे कि जुड़वा बच्चों के शरीर के अंगों को काटकर उन्हें जीवित रखना, जानबूझकर एक जुड़वा को टाइफस या किसी अन्य बीमारी के साथ संक्रमित कराना और फिर ये देखना कि दूसरा जुड़वे बच्चे पर भी उसका असर हुआ या नहीं, तथा उसके प्रयोगों में एक जुड़वा के खून को दूसरे जुड़वा में ट्रांसफ्यूज़ करना भी शामिल था। उसकी इन प्रक्रियाओं से गुजरने के दौरान कई पीड़ितों की मृत्यु हो गई और जो प्रयोग से बचते थे उनको शोध के लिए उपयोग न होने के कारण उन्हें मार दिया जाता। एक बार मेंगले ने दिल में क्लोरोफॉर्म के इंजेक्शन लगाकर एक रात में 14 जुड़वा बच्चों को मार डाला था। यदि किसी बीमारी के चलते एक जुड़वा बच्चे की मृत्यु हो जाती तो वह दूसरे जुड़वा को भी मार दिया करता था, ताकि शोध के उद्देश्यों के लिए तुलनात्मक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तैयार की जा सके। मेंगले के एक्सपेरिमेंट्स में जीवित लोगों की आंखों में केमिकल्स को इंजेक्ट करके आंखों के रंग को बदलने का प्रयास भी शामिल था और वो हेट्रोक्रोमेटिक आइज़ यानी दो अलग अलग रंग की आंखों वाले लोगों को मार दिया करता था, ताकि उनकी आंखों को निकलवाकर अध्ययन के लिए बर्लिन भेजा जा सके। इसके अलावा उसके एक्सपेरिमेंट्स बौने लोगों पर प्रयोग और शारीरिक असमानताओं वाले लोगों में शारीरिक माप लेना, शरीर से खून को निकालना, स्वस्थ दांतों को निकालना और अनावश्यक दवाओं और एक्सरे के साथ उपचार शामिल था। उसके एक्सपेरिमेंट्स की भेंट चढ़े कई पीड़ितों को लगभग 2 सप्ताह के बाद गैस चैम्बर में भेज दिया जाता और उनके कंकालों को आगे एनालाइज के लिए बर्लिन भेज दिया जाता था। यहाँ तक कि गर्भवती महिलाओं को भी मेंगले ने नहीं बख्शा, जिन पर वो उन्हें गैस चैम्बर में भेजने से पहले प्रयोग करता और फिर उन्हें मारने के लिए गैस चैम्बर में डलवा देता था। मेंगले की कैद से बचे एक गवाह वीरा अलेक्जेंडर ने बताया कि कैसे उसने 2 रोमानी जुड़वा बच्चों को एक साथ पीछे की ओर से सिलकर एक संयुक्त जुड़वा बनाने की नाकाम कोशिश की और कुछ दिनों की पीड़ा के बाद गैंग्रीन से दोनों बच्चों की मृत्यु हो गई। कई अन्य ऑशविट्ज़ डॉक्टरों के साथ मेंगले को 17 जनवरी 1945 को लोअर सिलेसिया में ग्रॉस रोसेन कंसंट्रेशन कैंप में ट्रांसफ़र कर दिया गया, जो अपने साथ नमूनों के 2 बक्से और ऑशविट्ज़ में अपने प्रयोगों के रिकॉर्ड ले गया। 27 जनवरी को रशिया की रेड आर्मी ने ऑशविट्ज़ को आज़ाद करा दिया। तब तक कैंप के अधिकांश मेडिकल रिकॉर्ड पहले ही जर्मन्स द्वारा नष्ट कर दिए गए थे। 18 फरवरी को रशियंस के ग्रॉस रोसेन कंसंट्रेशन कैंप पहुंचने से एक सप्ताह पहले ही मेंगले वहां से भाग निकला। मेंगले और उसकी यूनिट ने सोवियत संघ द्वारा पकड़ लिए जाने से बचने के लिए पश्चिम की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन जून 1945 में अमरीकियों द्वारा सबको बंदी बना लिया गया। हालांकि मेंगले की पहचान न होने की वजह से जुलाई के अंत में उसे रिहा कर दिया गया। मई 1960 में मोसाद, जो कि इजराइल की खुफिया एजेंसी है, उसके डायरेक्टर इज़र हैरल ने व्यक्तित्व रूप से मेंगल को पकड़ने की काफ़ी प्रयास किया और दुर्भाग्य से वो भी कोई लीड उत्पन्न करने में विफल रहे। इसके पीछे का एक कारण ये भी था कि मेंगले अपना नाम बार बार बदलकर अलग अलग ठिकानों पर भागता रहा और इसलिए इज़र हैरल को उनकी ये खोज छोड़ने के लिए कहा गया। इज़र हैरल के बाद भी और भी कई अन्य मोसाद एजेंट्स को मेंगले की तलाश में लगाया गया, पर कोई भी मेंगले को पता नहीं लगा सका और वो कभी पकड़ा नहीं जा सका। काफ़ी समय तक मेंगले ऐसे ही नाम बदलकर अपनी ज़िंदगी गुजारता रहा और फिर सन 1972 के बाद से मेंगले की तबीयत लगातार बिगड़ने लगी। सन 1976 में उसने स्ट्रोक का सामना किया, उसका ब्लड प्रेशर भी एबनॉर्मल रहने लगा और उसके कानों में भी इन्फेक्शन हो गया। 7 फरवरी सन 1979 को बर्टियागा के एक कोस्टल रिजॉर्ट में स्विमिंग करते समय मेंगले को स्ट्रोक आया और वो डूब गया और इस प्रकार मेंगले की ज़िंदगी का अंत हुआ। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। हैव अ गुड डे।